जय हिंद साथियों। रेडियो की क्लास को आगे बढ़ाते हुए इस क्लास में मैं आप लोगों को आजीविका मिशन वाले टॉपिकों को पढ़ाने वाला हूं, क्योंकि आज से शुरू करने जा रहा हूं आजीविका मिशन। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को पंचायती राज से संबंधित पूरा टॉपिक क्लियर करा दिया है और विकास संबंधी योजनाओं को भी क्लियर करा दिया है। कुछ जो विकास संबंधी योजनाएं हैं या पंचायती राज से थोड़ा बहुत टॉपिक भी होगा वो आपको करेंट अफेयर में देखने को मिलेगा, तो करेंट अफेयर से आप लोग पढ़ लेना। हिंदी का अगर टॉपिक आप ढूंढ रहे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल में पहले से जो व्यापम में आता है वही वाला हिंदी पहले से मैंने बना के रख दिया है। जैसे ही आप प्ले लिस्ट में जाओगे तो 10 नंबर का जो हिंदी आएगा वो पहले से मेरे पास बना हुआ वीडियो आपको मिल जाएगा, तो हिंदी को अलग से ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा जो छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान है वहाँ से भी प्रश्न आने वाले हैं, तो वो भी पहले से बना बुनाए हैं। करेंट अफेयर जब आप लोगे छत्तीसगढ़ का तो उसमें आपको बस नया थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, बाकी टॉपिक पहले से हैं। अब भारत का जो जीके है वही बस मेरे पास नहीं है, तो भारत के जीके को अपनी ओर से थोड़ा सा पढ़ लेना, और जो समसामयिक की घटना है ना, मुद्दे हैं भारत देश विदेश वाला, इसके लिए भी आपको थोड़ा सा अच्छे से तैयारी करना है। तो थोड़ा थोड़ा करके आप लोग पढ़ते रहो और ज़्यादा पीछे नहीं जाना है आपको। समसामयिक की घटना में 8 से 9 महीने, 15 मई के बाद आपको पढ़ना नहीं है, 15 मई, और इससे पीछे अगर जाते हो तो आपको जुलाई से शुरू करना है। जुलाई से आप लोग पढ़ोगे तो जो जुलाई में जो भी घटनाएं हो ना, जुलाई से आगे बढ़ते जाएगा 15 मई तक के। तो एक साल के अंदर के जितने भी घटनाएं होती हैं, समसामयिक मुद्दे है ना, तो वो सब के सब आते हैं, चाहे वो देश का हो, विदेश का हो या अपने राज्य का हो। बस इतना ही पीछे जाना है। तो चलो मैं आप लोगों को आजीविका मिशन के बारे में बता देता हूँ, ये भी टॉपिक बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो आज की इस क्लास में आज मैं आप लोगों को अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। हमारा जो भारत देश है वो क्या है, एक कृषि प्रधान देश है। हम इसे पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, ये तो आप लोगों को पता होगा। लेकिन ये जीविकोपार्जन का पहले बहुत बड़ा एक साधन हुआ करता था। लेकिन आज की स्थिति में देखा जाए तो आज कृषि जो है वो कम होते जा रहा है लगातार। तो पहले कृषि जो है वो कैसे ज़्यादा हुआ करता था, इनको जान लेते हैं। भारत में कृषि का महत्व क्या है, इनको जान लेते हैं। देखो, देश की जो जनता है, जनता का जो आजीविका का जो मुख्य साधन हुआ करता था ना, वो कृषि हुआ करता था। भारत में कृषि से 58.2% आबादी को रोजगार मिलता था, और ये निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा क्या था, व्यवसाय था। निजी क्षेत्र है ना, सरकार तो हर लोगों को तो रोजगार नहीं दे सकता। निजी क्षेत्र में बहुत सारे रोजगार होते हैं, बहुत सारे रोजगार होते हैं ना, निजी सेक्टर जो हम कहते हैं, प्राइवेट सेक्टर। तो निजी क्षेत्र का एक बड़ा व्यवसाय क्षेत्र हुआ करता था। फिर राष्ट्रीय आय को देख लेते हैं। राष्ट्रीय आय अब ये धीरे धीरे कम कैसे हुआ, इसको भी जानेंगे। तो पहले राष्ट्रीय आय के मुख्य स्रोत के बारे में जानते हैं। देखो, 1950-51 में कृषि क्षेत्र राष्ट्रीय आय में 52% योगदान करता था। कौन करता था भाई? कृषि करता था। परंतु औद्योगिक और सेवा क्षेत्र के विकास के फलस्वरूप, जब औद्योगिक क्षेत्र और कौन सा क्षेत्र आगे, सेवा क्षेत्र, दोनों के आ जाने के बाद इनका जो योगदान था 52% से डायरेक्ट घट के कितना हो गया, 17.6%। देखो कितना कमी हुआ, कितना गिरावट। पहले 52% जो है वो सकल घरेलू उत्पाद, मतलब कृषि के क्षेत्र में जो योगदान था वो 52% था सकल घरेलू उत्पाद में, जीडीपी में। और जीडीपी जो है वो घट के कितना हो गया, जो सकल घरेलू उत्पाद मतलब जीडीपी जो घट के 57.6% में आ गया। अब अन्न के समाधान को देख लेते हैं। अन्न के साधन में क्या है, आजीविका प्रधान जो है हमारा भारत देश जो हुआ करता था, वो सबसे बड़ा क्या हुआ करता था, कृषि का एकमात्र खाद्यान्न उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा देश हुआ करता था। और भारत में विश्व की दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या जो है वो भारत में ही निवास करती थी। तो खाद्यान्न की जो उपलब्धता है वो कृषि क्षेत्र में भारत का बहुत बड़ा योगदान हुआ करता है। और आजीविका प्रधान देश इसीलिए हमारे भारत देश को कहा जाता था। पशुओं के लिए चारा भी कृषि से ही हमें प्राप्त होता था, है ना। आज भी हम कृषि से ही पशुओं के लिए चारा जो है वो उपलब्ध कराते हैं। हमें कृषि से और क्या क्या मिलता है, तो कृषि क्षेत्र में आने वाले उन चीज़ों को भी देख लीजिए जो कृषि क्षेत्र में आता है। जैसे कि कच्चा माल भाई, कच्चा माल जैसे कपास है, कपास से आप क्या करोगे, कपड़ा बनाओगे। तो सूती वस्त्र जो बनता है वो कपास है। तो कच्चा माल कहाँ से मिलेगा, कृषि से मिलेगा, है ना। पर्सन है, पर्सन भी क्या काम करता है, पर्सन से भी कपड़े बनाए जाते हैं। पहले उसके धागा बनाएगा, धागा बनाने के बाद कपड़ा बनाया जाता है, तो पर्सन भी हो गया। फिर चीनी कृषि क्षेत्र से ही प्राप्त होता है, क्योंकि गन्ने
गन्ने से ही चीनी प्राप्त होता है, वनस्पति पेड़ पौधों से प्राप्त होता है ना। तो उद्योग आदि प्रत्यक्ष रूप से कृषि पर ही क्या करता था, निर्भर है। आज भी निर्भर है, पहले की बात नहीं, आज भी निर्भर है। लेकिन ये सब क्या है, उद्योग में जाने वाले सामान बन चुके हैं। कृषि जो है, कृषि से जितने भी उत्पादन होते हैं उद्योग में, तो जिनको उद्योग खोलना है वो कृषि के माध्यम से सारे सामान को ले लेते हैं। तो कम में ले लिए और बेचते कितने में है, उस सामान को या प्रोडक्ट बना के जो भी करके बेचते हैं तो ज़्यादा में बेचते हैं। इसीलिए सेवा क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र में वृद्धि जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अब बहुत से कुटीर उद्योग जैसे कि बुनाई है, तेल है ना, हथकरघा है ना। तो ये सारी जो है, ये इन सभी से क्या होता है कि कच्चा माल कृषि से ही प्राप्त होता है। तो ये छोटे छोटे चीज़ हैं और कच्चा माल इसी के लिए है। उपभोक्ता बाजार को अगर देखा जाए तो कृषि प्रधान ग्रामीण क्षेत्र उपभोक्ता सामानों के सबसे बड़े बाजारक के रूप में, मतलब बाजार के रूप में आता है। सेवा क्षेत्र, देखो सेवा क्षेत्र की बात कर रहे थे ना, अब सेवा क्षेत्र देखते हैं। जहाँ जहाँ से प्रश्न बन सकते हैं मैं उन्हीं टॉपिकों को यहाँ पे ले रहा हूँ। जहाँ से प्रश्न नहीं बनेंगे वहाँ को हम लोग हटा देंगे, है ना। तो सेवा क्षेत्र देख लेते हैं। सेवा क्षेत्र में आय का साधन क्या है भाई, बीमा है, बैंकिंग है, रेल है, यातायात है, हवाई जहाज है ना। तो यहाँ पे जहाज कंपनियाँ हैं, ये सब है। और लाखों करोड़ रुपये सेवा क्षेत्र में इन्हीं चीज़ों से आता है। इसीलिए तो भारत में कृषि का जो सकल घरेलू उत्पाद में जो उत्पादन रेट है ना 17.6% हो गया है, वो इसी वजह से हुआ है। सेवा क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र दोनों बहुत तेज़ी से विकास करते जा रहे हैं। और आपको पता चल गया है कि किस तरीके से विकास कर रहा है भाई। रेल है, बस है, जो भी यातायात के साधन है, इसी वजह से सेवा क्षेत्र जो है वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। विदेशी व्यापार में महत्व। अब विदेशी व्यापार, भारत जो है वो कृषि से उत्पादन करने वाले सामानों को किस प्रकार से निर्यात करते हैं और कौन कौन से सामान जो है वो निर्यात करते हैं। तो उनको देख ले। एक तो है मसाला है, जूट है, चाय है, काजू है, चमड़ा है, ऊन है, कपास, सूती कपड़ा आदि वस्तुओं का निर्यात जो है वो भारत करता है। निर्यात से होने वाले आय 10.23% जो हिस्सा है वो कृषि क्षेत्र से भारत के द्वारा निर्यात किया जाता है। निर्यात का मतलब आपको समझ में आ रहा है, हमारे देश से दूसरे देश को भेजा जाता है या बेचा जाता है कह सकते हैं। और आयात, जिसको हम मंगाते हैं तो दूसरे देश से हम खरीद के अपने देश में लाते हैं, उसे हम आयात कहते हैं। जबकि प्रत्यक्ष रूप से निर्यात की 25% वस्तु कृषि से प्राप्त होती है। इस तरह देश की कुल निर्यात में कृषि का योगदान प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 1/3 है। आर्थिक नियोजन में कृषि क्षेत्र की भूमिका। तो आर्थिक नियोजन में कृषि क्षेत्र किस प्रकार से भूमिका रहेगा भाई, ये पूरा का पूरा मानसून के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मानसून आता है, मतलब वर्षा होता है, तो कृषि होगा। अगर वर्षा नहीं होता है तो कृषि नहीं होगा। तो इसका मतलब यही है कि आर्थिक नियोजन में कृषि की जो भूमिका है वो कई बार असफल हो जाता है। अगर बारिश हुआ तो फसल होंगे, अगर बारिश नहीं हुआ तो फसल नहीं होगा। अगर आप ट्यूबवेल या बाकी चीज़ों से कर रहे हैं तो बाद में समस्या होता है। समस्या क्या आता है, पानी की। गर्मी के दिनों में भूजल स्तर बहुत तेज़ी से घट जाता है, इसलिए नलकूप, बोर से कृषि जो है वो हमारे भारत देश में नहीं दिया जाता है। ये भी क्लियर हो गया। आर्थिक विकास के लिए महत्व। अब भाई आर्थिक विकास के लिए कृषि की सफलता उद्योग एवं सेवा क्षेत्र की सफलता को ही सुनिश्चित करता है। अगर कृषि के माध्यम से जो सामान उद्योग को चाहिए या जो भेजा जाता है यातायात के माध्यम से उन्हें चाहिए, तो ये सफल रहेगा। और अगर कृषि नहीं होता है तो हमारे बहुत सारी चीज़ें जो है वो असफल हो जाएगा। तो ये कृषि जो है बहुत से चीज़ों में बहुत ज़्यादा भूमिका निभाते हैं। अभी जो मैं टॉपिक बताएं इनमें से बहुत कम टॉपिक जो है वो आने वाले हैं। सबसे ज़्यादा आने वाला जो टॉपिक है वो यहाँ पे है, इसको अच्छे से देखना है। ठीक है, थोड़ा बहुत चांस है इसलिए मैंने उनके बारे में थोड़ा थोड़ा बता दिया है। देखो, प्रमुख फसलें व शीर्ष उत्पादक राज्य। चावल में सबसे ज़्यादा चावल उत्पादक राज्य अगर आपसे पूछता है तो पहले नंबर में पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल राज्य के साथ जुड़ा हुआ एक राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जुड़ा नहीं है, उससे थोड़ा दूरी पर है, बिहार के बाद है ना। तो बिहार उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है और बिहार के साथ पश्चिम बंगाल जुड़ा हुआ है। तो कह सकते हो कि पश्चिम बंगाल जो एरिया है वहीं के आसपास के एरिया चावल उत्पादक राज्य। तो पश्चिम बंगाल, फिर उत्तर प्रदेश दूसरा स्थान है, तीसरा स्थान पंजाब है। हमेशा पहला दूसरा ही पूछा जाता है, तीसरा तो कभी पूछा नहीं जाता है। तो आप लोगों से अगर चावल उत्पादक राज्य के बारे में पूछेगा तो पश्चिम बंगाल ही आपको टिक करना है। ये पॉइंट क्लियर हुआ। दूसरा, अगर गलती से पूछ दे
बहुत कम चांस होता है कि वो दूसरा पूछे, और बहुत कम पूछा जाता है व्यापम में कि दूसरा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है, बहुत कम पूछा जाता है। सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला चावल उत्पादक राज्य के बारे में बताइए जो सर्वाधिक चावल उत्पादक राज्य हैं, तो आपको पश्चिम बंगाल को ही टिक लगाना है। दूसरा अगर कहेगा तब आपको क्या करना है, उत्तर प्रदेश को। तीसरा तो पूछेगा नहीं, फिर भी मैं आपको तीसरा बता देता हूँ, पंजाब। क्लियर हुआ ये। गेहूँ, गेहूँ में जो चावल में दूसरा है उत्तर प्रदेश, वो पहला हो गया गेहूँ में। मध्य प्रदेश दूसरा स्थान और पंजाब तीसरा हो गया। ये तो खाद्यान्न फसल है ना, जिसे हम लोग खाते हैं। इसके अलावा मक्का भी खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत आता है। गेहूं के साथ अभी जो वर्तमान में जो पैकेट वाला रोटी आता है ना, जो मार्केट में बिकने आता है, उसमें गेहूं के साथ मक्का मिला होता है, और बहुत सारी चीज़ें मिला होता है ना, जैसे कि आप कह सकते हो जूट तो नहीं है, खाने वाला चीज़ है, जैसे मक्का है, मक्का को मिला दिया जाता है, और बाजरा है ना, इनको मिला दिया जाता है। इसमें क्या है, प्रोटीन ज़्यादा रहता है। इसलिए आजकल जो गेहूँ है ना, शुद्ध गेहूँ को ना खा के उन चीज़ों खाया जाता है, और वो ज़्यादा बेटर भी है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ मिले रहते हैं। प्रोटीन का जो साधन होता है वो भी मिल जाता है, उसमें विटामिन भी थोड़ा बहुत होता होगा ना, तो ये सारी चीज़ें थोड़ा थोड़ा मिल ही जाता है। इसलिए जो मार्केट में जो गेहूँ आता है, जो पैकेट वाला आता है ना, तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है हमारे स्वयं के जो जो उत्पादन किए हुए गेहूँ से। तो कम से कम जैसे गेहूँ है, आपको पता है कि आपको मक्का मिल रहा है, तो और ज्वार मिल रहा है, बाजरा मिल रहा है, तो इनको आपको खरीद लेना चाहिए और गेहूँ के साथ एक थोड़ा थोड़ा मात्रा में मिला देना चाहिए। फिर आप उससे रोटी बना सकते हो। उससे जो रोटी बनेगा वो प्रोटीन युक्त और अच्छा आहार वाला रहेगा। ठीक है, चलो ये मेन टॉपिक तो नहीं है, टॉपिक से बाहर नहीं जाऊँगा। ठीक है, मक्का हो गया। मक्का के लिए जो अच्छा राज्य है वो कर्नाटक है। देखो मक्का कैसे, किस तरीके की ज़मीन पर उगाया जाता है। तो जो मोटे ज़मीन होते हैं, जिसे भाटा कहते हैं हम लोग, तो भाटा वाले एरिया में मक्का जो है बहुत तेज़ी से उगता है। तो कर्नाटक राज्य जैसे मुर्मी वाला एरिया है ना, तो वैसे जगह में मक्का के लिए अच्छा माना जाता है। तो कर्नाटक हो गया, फिर मध्य प्रदेश हो गया, फिर बिहार हो गया। फिर मोटे अनाज को देखते हैं, राजस्थान, कर्नाटक और मध्य प्रदेश। राजस्थान पहला है मोटे अनाज के लिए, कर्नाटक दूसरा है, फिर मध्य प्रदेश। दलहन, सबसे ज़्यादा दाल जो है वो मध्य प्रदेश में होता है, फिर राजस्थान, फिर महाराष्ट्र। कुल खाद्यान्नों में अगर देखा जाए तो खाद्यान्न मतलब खाने वाला फसल उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब है। फिर मूंगफली में आते हैं, गुजरात है। देखो मूंगफली जो है वो काली मिट्टी में होता है, तो गुजरात वाला जो राज्य है वो काली मिट्टी है। राजस्थान के कुछ एरिया आता है, तो राजस्थान के कुछ एरिया, और हाँ रेतीला वाले भी होता है ना, तो रेतीला वाले में जैसे आलू और मूंगफली, जो ज़मीन के अंदर जो फसल पैदा हो सकता है, तो वो फसल सबसे ज़्यादा कहाँ हो रहा है, गुजरात में, फिर राजस्थान। तो जो जो हम लोग कहते हैं ना रेत वाला, तो रेत वाला एरिया में क्या होता है, वो बहुत तेज़ी से ना, रेत जैसे है तो आसानी से वो अपना जगह स्पेस ले लेता है, इसलिए इन राज्यों में ज़्यादा उत्पादन होता है। फिर तीसरा है तमिलनाडु। सोयाबीन के लिए तो मध्य प्रदेश सबसे आगे है, फिर महाराष्ट्र और फिर राजस्थान, फिर सूर्यमुखी कर्नाटक, हरियाणा, आंध्र प्रदेश। देखो जो पूछे जाने वाले प्रश्न है इसने में कंप्लीट हो रहा है। सरसों के बारे में बहुत कम पूछा जाता है, फिर भी देख लेते हैं। राजस्थान है, हरियाणा है, मध्य प्रदेश है। तिलहन फसल सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा, फिर राजस्थान, फिर गुजरात, फिर गन्ना उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक। कपास गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना। चाय असम। चाय जो है पहाड़ी क्षेत्रों में होता है। चाय के फसल पहाड़ी क्षेत्र में ही क्यों उगाया जाता है, अन्य जगहों में क्यों नहीं? तो जहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होता है ना, उन जगहों में चाय की खेती किया जाता है। और हाँ, चाय को पानी चाहिए, लेकिन पानी अपने सिर्फ पत्तों में रखेगा, नीचे ज़मीन में जो है ना, जड़ में, वो ज़्यादा पानी नहीं रखता, तुरंत वो सूखना चाहिए। इसीलिए चाय जो है वो पूर्वी क्षेत्रों में होता है। तो पूर्वी क्षेत्र कौन कौन से है, जैसे असम है, पश्चिम बंगाल है ना, और तमिलनाडु भी है, क्योंकि वहाँ पे पहाड़ी एरिया है, तो उन जगहों में जो चाय की खेती जो है वो किया जाता है। और भारत जो है चाय के लिए सबसे बड़ा उपभोक्ता है, मतलब सबसे ज़्यादा पीने वाला देश जो है वो भारत ही, चाय पीने वाला। फिर कॉफ़ी जो है कर्नाटक और केरल बस में होता है, इसके लिए भी पानी चाहिए। और ऐसा ही सेम चाय के जैसा, तो कर्नाटक और एक केरला है, ठीक है, दोनों। रबड़ भी वही एरिया है, केरल में ही रबड़ का उत्पादन किया जाता है ना। ऊटी नाम सुने ना, तो कहाँ है, केरल ही साइड तो है ना। फिर यहाँ पे केसर है, कश्मीर में।
ठंडे एरिया में केसर होता है, तो केसर ठंडे एरिया में होगा तो कहाँ पे होगा? कश्मीर में सबसे ज़्यादा मात्रा में, ठंडी एरिया। तंबाकू आंध्र प्रदेश तेलंगाना में। फिर जूट मेस्टा, ये जूट मेस्टा जो है, अब मुझे नहीं पता ये क्या है, पर जूट को मैं जानता हूँ, पश्चिम बंगाल, बिहार और असम है। अफीम की खेती मध्य प्रदेश में होता है, देखो अफीम मध्य प्रदेश, और जगह का नाम भी बताया है, मंदसौर। रेशम कर्नाटक में, ठीक है। और कपास गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना। हाँ तो ये तो मैं बता दी हूँ ना, हाँ यहाँ पे पहले से, ठीक है। अब प्राथमिक क्षेत्र की क्रांतियाँ देख लेते हैं, यहाँ से भी प्रश्न बन चुके हैं, बहुत ज़्यादा आते भी हैं यहाँ से। जैसे हरित क्रांति, हरित क्रांति जो है ये खाद्यान्न वाले चीज़ों को कहा जाता है, खाद्यान्न से संबंधित है। जो आपका चावल है, जौ है ना, गेहूँ है, बाजरा है, ये खाद्यान्न है। तो हरित क्रांति जो है वो खाद्यान्नों के लिए है। श्वेत क्रांति, नाम से ही पता है श्वेत क्या चीज़ रहता है? दूध रहता है, तो श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से है। नीली क्रांति, नीली क्रांति जो है वो मत्स्य है, क्योंकि पानी जो है समुंदर का पानी का कलर कौन सा होता है? नीला होता है। तो नीली क्रांति, इसीलिए इसे नीली क्रांति नाम दे दिया है कि मत्स्य उत्पादन की वृद्धि के लिए नीली क्रांति योजना चलाया गया। पीली क्रांति, पीली क्रांति, तेल का जो कलर होता है कौन सा कलर होता है? पीला रंग। इसीलिए जो तिलहन उत्पादन है ना, इसमें बढ़ावा देने के लिए पीली क्रांति चलाया गया। अब गुलाबी क्रांति क्या है? जो झींगा मछली है ना, तो झींगा मच्छी के लिए गुलाबी क्रांति चलाया गया है। तो आज के वीडियो में आज मैंने आप लोगों को आजीविका मिशन से संबंधित थोड़ा बहुत कृषि से संबंधित टॉपिकों को बताया, और भी इसी तरीके के बहुत सारे वीडियो अभी आने वाले हैं। बहुत ज़्यादा तो नहीं लाऊंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा टॉपिक भी नहीं है, बहुत सारे टॉपिक जो करेंट अफेयर में आपको मिलेगा। इसलिए जितना भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है उतना मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से पूरा बता दूंगा।